सो एवरीवन, अभी तक इस चैप्टर में हम ये अच्छे से समझ चुके हैं कि जब हम किसी चीज़ पे वर्क करते हैं तो वो वर्क कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी में। और हम ये भी जानते हैं कि एनर्जी ड्यू टू मोशन इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी। लेकिन गाइज, सवाल ये है कि अगर कोई बॉडी मोशन नहीं करती तो क्या उसमें कोई एनर्जी नहीं होती है? और लेकिन अगर होती है तो उस एनर्जी को क्या कहते हैं और वो एनर्जी आती कहाँ से है? सो एवरीवन, इन दिस वीडियो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी, what is the law of conservation of energy and power. So guys, to understand everything better, you have to watch this video till the end. This is Palchini Yadav and you are watching. So everyone, what is potential energy? अगर मैं आपको इसे आसान शब्दों में समझाऊं तो पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है कि किसी भी बॉडी में एनर्जी आ जाना उसकी पोजीशन की वजह से। आई रिपीट, किसी भी बॉडी में जब एनर्जी आ जाती है उसकी पोजीशन की वजह से तो हम उसे कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। चलो कुछ एग्जाम्पल से समझाती हूँ। द वेरी फर्स्ट एग्जाम्पल जो है एक स्प्रिंग का। आपने एक स्प्रिंग ली, उसे दबाया, उस पर वर्क किया और आपको पता है कि वर्क करने की वजह से उस स्प्रिंग में क्या आ जाएगी? उस स्प्रिंग में आ जाएगी एनर्जी। तो जब आपने उस स्प्रिंग में वर्क किया उसमें आ गई एनर्जी, लेकिन इस एनर्जी को हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी, राइट? क्योंकि स्प्रिंग का पोजीशन बदलने की वजह से ही उसमें एनर्जी आई तो उसे हम कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी। चलो एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आपके पास एक रबर बैंड है, उस रबर बैंड को आप लो, उसको खींचो, ठीक है? खींचो मतलब आपने उस पर वर्क किया, वर्क करने की वजह से इसमें आ जाएगी एनर्जी। तो जब उसमें एनर्जी आ जाएगी तो उस एनर्जी को हम बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी। वैसे ही अगर आपके पास एक बॉल है, उसे आपने ज़मीन से आसमान तक एक हाइट पे उठाया, यानी कि आपने उस पर वर्क किया। और हमें पता है कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट पे वर्क करते हैं तो उसमें एनर्जी आ जाती है। तो जब आपने उस बॉल को ज़मीन से आसमान तक उठाया, उस पर वर्क किया, उसमें आ गई एनर्जी, तो उस एनर्जी का नाम होगा पोटेंशियल एनर्जी। तो गाइस, एक बात तो पक्की है, अगर आप किसी भी चीज़ की पोजीशन बदल देते हो, जैसे स्प्रिंग की पोजीशन बदल दी तो उसमें एनर्जी आ गई, ये रबर बैंड की पोजीशन बदल दी तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी आ गई, ये आपने बॉल की हाइट बदल दी तो उसमें भी एनर्जी आ गई। तो जब आप किसी चीज़ की पोजीशन बदल देते हो और उसमें एनर्जी आ जाती है तो उसी एनर्जी को हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो अब एक बात तो पक्की है कि अगर हम किसी चीज़ की पोजीशन की बात कर रहे हैं तो उसमें एनर्जी होगी पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन वहीं अगर कोई चीज़ मोशन कर रही है तो उसमें एनर्जी होगी काइनेटिक एनर्जी। तो गाइस, आई होप आपको पोटेंशियल एनर्जी और ये चलती हुई काइनेटिक एनर्जी के बीच का डिफरेंस अब क्लियर हो गया होगा। ठीक है, समझ में आ गया कि पोटेंशियल एनर्जी क्या है, लेकिन इसका एक छोटा सा टाइप भी है जिसका नाम है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अरे बहुत आसान सी चीज़ है, एक लाइन में बताती हूँ। कभी भी अगर आप किसी चीज़ को ज़मीन से एक हाइट पे उठाते हो या किसी भी चीज़ की हाइट इंक्रीज कर देते हो, उसे ऊपर उठाते हो, तो तब उसमें पोटेंशियल एनर्जी नहीं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। ठीक है, तो बस एक बात ध्यान रखना कि अगर आपने किसी चीज़ की हाइट इंक्रीज की या उसे ऊपर उठाया है तो उसमें कौन सी एनर्जी होगी? उसमें होगी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इतनी सी बात थी। ओके ओके, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है, सब समझ में आ गया। लेकिन हमें ये सब चीज़ें तो 1 मार्क में आएंगी, असली में तो हमको पूछा जाता है न्यूमेरिकल। तो आप हमें ये बताइए कि भैया पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है। तो चलो अब समझते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है और उसे निकालते कैसे हैं। ठीक है, तो गाइस, मान लो कि आपके पास एक बॉल है जिसका मास है m, उसे आपने ज़मीन से वर्क करके एक हाइट h तक उठाया। ठीक है, तो उस पर आपने कुछ ना कुछ फोर्स लगाया होगा, तो उस फोर्स
को हम क्या लिखते हैं, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू ग्रेविटी, क्योंकि उसका मास इंटू ग्रेविटी करोगे तभी फोर्स आपने उतना उसमें लगाया है, ठीक है। दूसरी चीज़, आपने उसे हाइट h तक उठाया, मतलब उस बॉल ने क्या किया, उसने किया डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ h, ठीक है। बॉल को नीचे से ऊपर उठाया है, मतलब उस पर वर्क डन किया है। तो वर्क डन का क्या फॉर्मूला होता है, वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ हमारा फोर्स है m इंटू जी और डिस्प्लेसमेंट है h, यानी कि वर्क डन आ जाएगा mgh। लेकिन हमें पता है कि जब हम किसी चीज़ पे वर्क करते हैं, पोजीशन वगैरह चेंज कर देते हैं, तो इसमें एक एनर्जी आ जाती है जिसका नाम पोटेंशियल एनर्जी है, राइट। तो जब आपने इस पे वर्क किया और इसमें एनर्जी आ गई, तो उस एनर्जी का क्या फॉर्मूला होगा, उस एनर्जी का भी फॉर्मूला होगा mgh, क्योंकि जो वर्क किया था वो ही तो एनर्जी में कन्वर्ट हुआ ना। हाँ, तो व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है mgh। अब ये मत समझ लेना कि mdh मसाले सच ऐसे कुछ नहीं है, ये यहाँ बात हो रही है मास इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट की। तो गाइस चलो, आपको फॉर्मूला समझ में आ गया ना, लेकिन सवाल आएगा करने, फॉर्मूला तो डेरिवेशन में आएगा। तो अब एक सवाल करके भी देख लेते हैं कि कितना बनता है। आपको सवाल दिया है कि पोटेंशियल एनर्जी निकालो और बताओ कि अगर एक ऑब्जेक्ट का मास है 10 kg और उसकी हाइट है 5 मीटर, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। तो आप निकाल के मुझे आंसर बताओ। मुझे पता है सबसे पहले आपने लिखा होगा कि भैया गिवन है मास 10 kg, हाइट 5 मीटर, और फिर आपने लिखा होगा फाइंड, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी। सॉल्यूशन करते टाइम सबसे पहले आ गया फॉर्मूला, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू मास इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट। अब बस हमने रख दी है वैल्यू, पहले मास था 10 kg, जी की वैल्यू है 9.8 और एच की वैल्यू है 5। इनको इंटू करते करते आंसर आ गया 490 जूल्स। और हाँ, यूनिट लिखना मत भूलना, नहीं तो मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है। तो आप ऐसे ही कुछ न्यूमेरिकल्स आपको पूछे जा सकते हैं, इसलिए एक न्यूमेरिकल के भरोसे मत बैठना, 2-4 और भी प्रैक्टिस कर लेना। सो गाइस, यहाँ बात खत्म होती है कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता था। अब हम बढ़ते हैं आगे और सीखते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है। अगर मैं इसे डेफिनेशन में बताऊं तो इसे हम कहते हैं द एनर्जी विच कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड इनटू वन फॉर्म टू द अदर एंड द टोटल एनर्जी ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। ये थी तो डेफिनेशन थी जो आप पेपर में लिख के आएंगे वर्ड टू वर्ड, जिसके आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। लेकिन समझ ही नहीं आया कि बात क्या कर रहे हैं, तो चलो समझते हैं। इसका मतलब होता है, ये लॉ कहता है कि आप एनर्जी को ना तो बना सकते हो ना तो मिटा सकते हो, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 कहता है कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफ़र हो सकती है, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी बन सकती है और काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी भी बन सकती है, लेकिन एनर्जी मिटेगी नहीं। और ये लॉ ये भी कहता है कि जितनी एक ऑब्जेक्ट में पहले एनर्जी थी उतनी ही एनर्जी हमेशा बनी रहेगी, एनर्जी का सम चेंज नहीं होगा। क्या मतलब, देखो ये कहता है कि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों का सम अगर आप एक करोगे तो वो हमेशा सेम आएगा, हमेशा कांस्टेंट होगा। चलो एक एग्जाम्पल से आसान शब्दों में बताती हूँ। मानो आपने एक बॉल ली, उसे आपने ऊपर पकड़ के रखा, तो अब बॉल में ए पॉइंट पे देखो, जब बॉल मूव नहीं कर रही है तो उसमें सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी है। कितनी एनर्जी है, 20 जूल्स। कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है क्योंकि बॉल मूव ही नहीं कर रही है। तो जब हम पोटेंशियल और काइनेटिक करेंगे तो आंसर आया 20 जूल्स, ठीक है। अब बॉल जब गिरने लगती है ना बेटा, तो जब बॉल गिरने लगती है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज होने लगती है। जैसे जैसे बॉल की हाइट कम होगी वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी कम होगी और वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी।
तो आप अगर इस पूरे चार्ट के दो कोई पॉइंट को उठा लो, जैसे बी और सी, तो उसमें हमारी पोटेंशियल एनर्जी कम होके 15 हो गई, काइनेटिक एनर्जी 5 हो गई, लेकिन सम 15 + 5 अभी भी 20 ही है। सी पॉइंट पे देख लो, हमारी पोटेंशियल एनर्जी और कम हो गई, 10 हो गई, और काइनेटिक एनर्जी 5 से बढ़ के 10 हो गई, तो उन दोनों का सम अभी भी लेकिन 20 ही है। तो लॉ ने यही कहा था, लॉ कहता है कि ना तो एनर्जी बन सकती है ना मिट सकती है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफ़र हो सकती है। जैसा हम देख रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे काइनेटिक एनर्जी बन रही है ना। और तीसरा पॉइंट जो लॉ कहता है वो ये कहता है कि पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, इन दोनों का सम हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो आप ए से लेके ई तक के सारे पॉइंट में देखो, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी का सम हमेशा 20 ही आ रहा है। तो गाइज आई होप कि आपको तीनों पॉइंट अच्छे से समझ में आए होंगे। अभी जब एग्ज़ाम में पूछा जाएगा कि इस लॉ को डिफाइन करो, तो आपको ये पूरी डेफिनेशन लिखनी है। चाहिए तो आप पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज इक्वल्स टू कांस्टेंट भी ये ऐड कर सकते हो लाइन, ठीक है। यू विल गेट फुल मार्क्स इफ़ यू राइट द वर्ड टू वर्ड डेफिनेशन फ्रॉम NCERT, ठीक है ना। आज के वीडियो का आखिरी टॉपिक, ठीक है, और हमारे चैप्टर का आखिरी टॉपिक, जिसका नाम है पार। ये पावर क्या है, यानी कि ये पार क्या है? पार का मतलब होता है द रेट ऑफ डूइंग वर्क। यानी कि मान लो आपकी क्लास के 2 स्टूडेंट हैं, एक बच्चा एक चैप्टर 4 घंटे में पढ़ता है और दूसरा बच्चा एक चैप्टर 1 घंटे में पढ़ता है। तो जो बच्चा ज़्यादा समय लेके काम करता है उसकी पावर कम होगी, और जो बच्चा कम समय लेके उतना ही काम करता है उसकी पावर ज़्यादा होगी। तो पावर क्या है? पावर का मतलब है कौन कितनी जल्दी या कौन कितनी धीरे काम करता है। कोई जल्दी काम करता है तो पावर ज़्यादा, कोई धीरे काम करता है तो पावर कम, ठीक है। तो ये तो हो गई समझने वाली बात, लेकिन इसका फॉर्मूला क्या होता है? पावर का फॉर्मूला होता है कितना काम किया है अपॉन कितने टाइम में, यानी कि वर्क अपॉन टाइम। और ये तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि अगर एक आदमी एक काम को कम समय में करेगा तो उसकी पावर ज़्यादा होगी, और दूसरा आदमी उतना ही काम ज़्यादा समय में करेगा तो उसकी पावर कम होगी। तो जो जल्दी करता है वो एक्टिव बच्चा, टॉपर बच्चा, और जो धीरे धीरे करता है वो लेज़ी बच्चा। समझ में आया? चलो, ये तो समझ में आ गया, लेकिन हमें तो आएंगे क्वेश्चंस, हमें तो पूछा जाएगा न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल में जब पावर निकालेंगे तो उसके बाजू में यूनिट कौन सी लिखनी है? उसके बाजू में यूनिट लिखनी है वॉट। आपने अपने घरों में कितनी बार सुना होगा, ये बल्ब 100 वॉट का है, ये बल्ब 50 वॉट का है, ये 60 वॉट का बल्ब है, सुना है ना? बस उसी वॉट की हम बात कर रहे हैं। WATT ये होती है पावर की यूनिट। हमारे न्यूमेरिकल्स में अगर पावर निकालने आएगा तो उसके आंसर के साथ हम इसी यूनिट को लिखेंगे। लेकिन गाइस कई दफ़ा न्यूमेरिकल में कन्वर्जन आ जाता है, मतलब वो कहेंगे कि 1 किलोवाट पावर है ना, या फिर कुछ भी 1 किलोवाट में दिया है उसे आपको वॉट में कन्वर्ट करना होगा। तो जब आप 1 किलोवाट को वॉट में कन्वर्ट करते हो तो उसमें 1000 का इंटू करना होता है, ठीक है। इन केस आपको कभी काम आ जाए इसलिए मैंने बता दिया। अब एक न्यूमेरिकल करके ही देख लेते हैं कि कितना समझ में आया। यहाँ लिखा है पावर निकालना है, वर्क डन दिया है और टाइम दिया है। सीधे सीधे फॉर्मूला की बात करते हैं। फॉर्मूला कहता है कि पावर इज इक्वल्स टू कितना काम किया है डिवाइडेड बाय कितने टाइम में। तो हमने काम किया है 20 जूल्स इन 5 सेकेंड्स, तो 20/5 करोगे तो आंसर 4 आएगा। तो आंसर कैसे लिखेंगे? 4 वॉट विथ द यूनिट, ठीक है। तो ये थे हमारा पावर का न्यूमेरिकल। ऐसे ही न्यूमेरिकल आएंगे जिनमें पावर निकालने बोल देंगे। अब चलो एक छोटी सी यूनिट और पढ़ लेते हैं और चैप्टर ही ख़त्म हो जाएगा, टेंशन ही गई। चलो, कहते हैं किलोवाट आवर। लेकिन इस यूनिट की ज़रूरत ही क्या थी जब हमारे पास वॉट, किलोवाट जैसी यूनिट थी? देखो,
हमारे पास बहुत बहुत बड़ी मशीन्स होती हैं, कितने सारे मिल्स चल रहे हैं, फैक्ट्रीज चल रही हैं, पेपर बनाने की कितनी बड़ी मशीन होती हैं। तो ये जो बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं ना, वो बहुत ज़्यादा पावर कंज्यूम करती हैं और उन्हें चलने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो इन्हीं मशीनों की एनर्जी को हम किलोवाट आवर में कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि अगर हम जूल्स में कैलकुलेट करने लगे तो 1 किलोवाट का मतलब होता है 36 लाख जूल्स। तो अगर मैं आपको बोलूं कि 50 पेज का एक चैप्टर पढ़ना है या फिर 2 पेज का एक समरी पढ़ना है, तो आप क्या चूज़ करोगे? आप तो 2 पेज में ही पढ़ोगे ना। बस वही सेम सीन है। इतना 36 लाख लिखने से अच्छा 1 किलोवाट लिखते हैं ना। क्या कहते हो? सही। तो बस यही था हमारा चैप्टर, यही थे हमारे टॉपिक्स और यही था यहाँ इस चैप्टर का एंड। गाइज, दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। हियर वी एंड अप आवर चैप्टर। आई होप आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आया हो। नहीं समझ में आया, पुरानी वीडियोस नहीं देखी, तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख लेना, ठीक है। अभी तक अगर हर चीज़ समझ में आई हो तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। प्लीज़ कोई डाउट हो तो कमेंट कर दो, और हाँ, मेरे चैनल को शेयर करना मत भूलना। ओके गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर।